7 अक्टूबर 2023 को सुबह है, जिसे इसराइल कभी नहीं भूल सकता। इस दिन सुबह करीब 7 बजे हुए हमले ने अमेरिका की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया था। हमास ने इसराइल पर करीब 2000 रॉकेट दागे थे, गाजा बॉर्डर पर बनी सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया और किबुत्ज रिम शहर में चल रहे म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान हमला कर दिया। हमास के लड़ाके पैराशूट के जरिए बॉर्डर क्रॉस कर घुस आए और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। हमास के इस हमले में करीब 1200 लोगों की जान चली गई और 250 लोगों को बंधक बना लिया। लेकिन इस हमले का मकसद सिर्फ इसराइल को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इस हमले का मकसद इसराइल और सऊदी अरब के बीच बढ़ रही नजदीकी को रोकना था। बीते 1 साल के घटनाक्रम पर गौर करें तो हमास अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम पीछे खींच लिए हैं और वो आजाद फिलिस्तीन की मांग के लिए फिर से पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा है। लेकिन अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी क्या सऊदी अरब और इसराइल के बीच सुलह करवा पाएगी? दरअसल अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के खाते में एक अहम उपलब्धि है। 15 सितंबर 2020 की एक ऐसी तारीख जो पूरी दुनिया, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के लिए काफी अहम है। इस दिन इसराइल के सबसे बड़े पार्टनर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों और इसराइल के साथ एक अहम समझौता करवाया। इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, मोरक्को, सूडान और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए इन देशों ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम करने का फैसला किया। ट्रंप इस समझौते को एक और कदम आगे ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इसराइल और सऊदी अरब के साथ भी कूटनीतिक रिश्ते कायम हों। अगर ऐसा होता तो आजाद फिलिस्तीन की आवाज़ को आसानी से दबाया जा सकता था। साथ ही ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव और बढ़ सकता था। अमेरिका की कोशिशों से इसराइल और सऊदी अरब आपसी रिश्ते सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ा ही रहे थे कि अचानक 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास ने हमला कर दिया। इस हमले के जवाब में इसराइल ने गाजा में जो तबाही मचाई, उसके बाद सऊदी अरब को कहना पड़ा कि आज़ाद फिलिस्तीन के बिना वो इसराइल के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। इससे पहले अगस्त में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाली डील पर साइन करने से इनकार कर दिया था। उस समय इसराइली मीडिया ने इसके पीछे जो वजह बताई थी वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ये देखना चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में लौटते हैं या नहीं, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप के ही कार्यकाल में हुआ था और नेतन्याहू इस तरह की डील के मामले में ट्रंप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बहरहाल अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। ट्रंप व्हाइट हाउस में लौट चुके हैं। ऐसे में क्या ट्रंप एक बार फिर अब्राहम अकॉर्ड जैसा कोई समझौता करा पाएंगे जिससे इसराइल और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, या फिर सऊदी अरब आजाद फिलिस्तीन की स्थापना के लिए इसराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने में कामयाब होगा? दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर ट्रंप का रुख रूस यूक्रेन संघर्ष के मुकाबले में पूरी तरह से अलग रह सकता है। ट्रंप इसराइल और सऊदी अरब के कट्टर समर्थक रहे हैं। ऐसे में ईरान के मामले में उनका रुख और भी कड़ा हो सकता है। इसके लिए इसराइल की हमास और हिजबुल्लाह के लिए जंग का भी समर्थन कर सकते हैं। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही ईरान का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन जारी रहा है। इसके अलावा यमन में हूती भी ईरानी समर्थक से काफी बढ़े हैं। ऐसे में ट्रंप पश्चिम एशिया में ईरानी समर्थित संगठनों के खिलाफ संघर्ष का समर्थन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसराइल का समर्थन ट्रंप को रूस के खिलाफ भी अहम बढ़त दिला सकता है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को बड़े स्तर पर ईरानी हथियारों पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में इसराइल को मजबूत करने से ईरान कमजोर पड़ेगा और इसका असर रूस की हथियारों की आपूर्ति पर भी पड़ेगा। ऐसे में ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसराइल के युद्ध को रुकवाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां यूक्रेन पश्चिम एशिया में स्थितियों को लेकर के अब अमेरिकी नीति में बदलाव होगा, वहीं चीन के मुद्दे पर ट्रंप अपनी पुरानी नीति ही अपना सकते हैं। इससे पहले बाइडेन सरकार ने भी ट्रंप के पहले कार्यकाल की नीतियों के जरिए चीन के मुद्दे को संभाला, यानी चीन के मामले में अमेरिकी रुख में बदलाव मुश्किल है। इतना ही नहीं, चीन के मामले में आगे और भी सख्त रुख हो सकते हैं और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए चीन पर आयात शुल्क भी ट्रंप बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इसके अलावा चीन के साथ टकराव के दौरान ताइवान के मुद्दे पर भी ट्रंप मुखर हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खुद से आगे न आने की बात कहते रहे हैं। ऐसे में चीन से कुछ ही दूरी पर स्थित ताइवान के लिए ट्रंप का रवैया मुश्किलें पैदा कर सकता है। ट्रंप अपनी नीतियों के तहत एशिया में अमेरिका के पारंपरिक साथियों फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और जापान से संधि करने और इसके बाद ही उन्हें सुरक्षा गारंटी का वही वादा कर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से नीतियां अख्तियार कर रहे हैं उसके बाद विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इतना तो माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक बार फिर से अमेरिकी विदेश नीति में काफी कुछ बदलाव होगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।